लाहौर का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाहौर आज भी कर्जदार है उन चंद हिंदू शख्सियतों का जिनका नाम लाहौर में गूंजा करता है या गूंजता था। और वो 4-5 लोग बड़े ही कमाल के हैं। उनका नाम सुन लीजिए। सबसे पहले सरदार दयाल सिंह मजीठिया, सर गंगाराम, बुलाकी शाह का नाम आप सब लोग जानते होंगे, छज्जू राम भाटिया, इसको कौन नहीं जानता, और लाला लाजपत राय। इनके कर्ज में सराबोर है, आप ये कह लीजिए। लाहौर आज भी इनके कर्ज में है। लाहौर का बच्चा बच्चा इनकी इज्जत करता है। लाहौर का बंदा बंदा इनका नाम जानता है। अब ये 4-5 लोग जिनका मैंने जिक्र किया है, ये किस तरह से लाहौर में अपनी एक पहचान रखते हैं, अपना एक रसूख रखते थे, और क्यों लाहौर के लोग आज भी इनको याद करते हैं। आज का आर्टिकल लाहौर कर्जदार है चंद हिंदू शख्सियतों का। जनाब डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे पुराना और बड़ा शहर लाहौर, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकगीतों में ही चर्चित नहीं रहा, देश की सियासत, रहन सहन व ऐतिहासिक विरासतों के लिए भी चर्चा का विषय बना रहा। इसी शहर में 4 ऐसी शख्सियतें जिनके कर्ज तले पूरा पंजाब दबा रहा। अच्छा, एक बुलाकी शाह का किस्सा बड़ा मशहूर है, वो किस्सा पहले सुनेंगे या पूरा आर्टिकल? मतलब ये आर्टिकल इतना खूबसूरत है, खूबसूरत मतलब कोई मतलब इस तरह से लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने। हालांकि उनके सारे आर्टिकल बड़े अच्छे हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और उन शख्सियतों का जिक्र कर लेते हैं। वो 4 शख्सियतें जिनके कर्ज तले पूरा पाक पंजाब दबा हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह के बाद 5 अन्य शख्सियतें ऐसी थी जो शहर की रूह मानी जाती थी, आत्मा मानी जाती थी। इनमें सरदार दयाल सिंह मजीठिया, सर गंगाराम, बुलाकी शाह, छज्जू राम भाटिया और लाला लाजपत राय, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया है। और लाला लाजपत राय, जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो स्वाधीनता सेनानी थे, लेकिन इसके अलावा इस शहर को पहली बीमा कंपनी और पहला बैंक देने का श्रेय यानी कि क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सर गंगाराम ने यहाँ की आधी ऐतिहासिक इमारतों के अलावा एक विशाल अस्पताल का निर्माण करवाया था। ब्रह्म समाजी सरदार दयाल सिंह मजीठिया को द ट्रिब्यून समाचार पत्र की शुरुआत व अन्य अनेक सामाजिक संस्थाओं का संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है। स्वर्ण व्यापारी छज्जू राम भाटिया, जिनके बारे में अक्सर छज्जू द चौबारा का जिक्र होता है, अपने समय का एक विलक्षण इतिहास समेटे हुए हैं। भरपूर इतिहास से वो छज्जू का चौबारा आज भी याद किया जाता है। और भारत विभाजन के साथ सबसे ज़्यादा खून खराबा और दंगों का गवाह सेठ बुलाकी शाह, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने सबसे पहले उसकी बहियों को जलाया था, क्योंकि उन्हें इस बात का खौफ था कि अगर ये बहियाँ दोबारा मिली तो ये बंदा हमें निचोड़ लेगा। सूदखोर था। तो आगे चलते हैं। दंगाइयों ने उस क्षेत्र के मंदिरों व हिंदू परिवारों पर हल्ला बोलने के साथ ही बुलाकी शाह की हवेली पर धावा बोला था। इसमें सबसे ज़्यादा कम चर्चित सबसे पहले और वह शख्सियत थी बुलाकी शाह। चलिए उसकी चर्चित हवेली चलते हैं और उसकी बहुचर्चित एवं लापता बहियों के रक्त सने उन पन्नों की, उन पेजों की, उन पृष्ठों की, उन सफ़ों की बात करते हैं। लाहौर के गुमटी बाजार में अक्सर शादी ब्याह के अवसर पर की जाने वाली खरीदारी की रौनक सिर्फ और सिर्फ बुलाकी शाह के यहाँ होती थी। हालांकि इस बाजार में उस दौर में जनाब लिखते हैं कि उस दौर में प्राय ट्रैफिक जाम की समस्या भी रहती थी। अब सोचिए कि उस दौर में ऐसा क्या होता होगा कि ट्रैफिक जाम हो जाता होगा, मगर महिलाओं के लिए यह अब भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाजार है। इसी में एक बार चक्कर काटने से उन्हें सुकून व खुलेपन का एहसास मिल जाता है। मैं ये आर्टिकल बड़े ही मतलब दिल लगा कर पढ़ रहा हूँ।
बहुत दिनों के बाद लाहौर के बारे में कुछ पढ़ने को मिला है। डॉक्टर साहब आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो कुछ और ही हैं, क्योंकि उनकी एक किताब आ चुकी है बिछड़े लोग, उसका भी बड़ी जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। अब बात करते हैं, इस बाज़ार में पहुंचने के लिए एक रास्ता दिल्ली गेट से रंग महल की ओर खुलता है और दूसरा रास्ता लहंगा मंडी से टकसाली गेट वाला है। हर शाम यह बाज़ार तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनियों से नहाता है और लजीज खाने पीने की दुकानें भी दोपहर के बाद सजने लगती हैं। बीच बाज़ार में एक विशाल हवेली है जो हवेली बुलाकी शाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसका एक नाम कैमला बिल्डिंग भी था। प्राप्त साक्ष्यों व दीवारों पर दर्ज तारीखों के अनुसार यह हवेली 17 अप्रैल 1929 में बनी थी। इसके सामने ही लाहौर का प्रसिद्ध पानी वाला तालाब था जो वर्ष 1883 में बना था। उसके बाद जनाब लिखते हैं कि मैं जब 1988 में एक बार इसी हवेली की तरफ गया तो वहाँ पर एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता था और वहीं उसका आवास था। डॉक्टर ने बताया था कि इस गुमटी बाज़ार के पुराने वक्तों में गली काली माता भी कहा जाता था, यानी कि इस एरिए को गली काली माता भी कहा जाता था। और उस हवेली में एक समय बुलाकी शाह नामक एक हिंदू व्यापारी रहता था और उसी ने अपनी अकूत दौलत से एक हवेली को सजाया संवारा था। इसी के साथ सटा क्षेत्र कूचा हनुमान भी कहलाता था। मैं गया नहीं हूँ कभी लाहौर, लेकिन एक एक चीज़ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने लिखी है मुझे लग रहा है कि मैं उन गलियों कूचों में घूम रहा हूँ। यहीं पर काली माता का प्रसिद्ध मंदिर और शिवाला पंडित राधा कृष्ण। सुन लीजिए रिजवी साहब, रिजवी नोनू साहब, मलिक आरिफ साहब। मूल रूप में यह सारा क्षेत्र हिंदू बहुल था और छोटे छोटे मंदिरों की इस क्षेत्र में भरमार थी। हर दुकानदार सुबह कारोबार आरंभ करने से पहले यही पंडित जी से तिलक कराने व मूर्तियों के समक्ष शीश नवाने आता था। इसी क्षेत्र में बुलाकी शाह का अच्छा कुछ ऐसा मंजर आज भी चांदनी चौक में दिखता है। आज भी इसी क्षेत्र में बुलाकी शाह का आर्थिक साम्राज्य फैला हुआ था। उसकी हवेली में अक्सर पाक पंजाब व सिंध क्षेत्र से आए किसानों और मध्यम दर्जे के जमींदारों की भीड़ लगती थी। मिडिल क्लास लोग इन्हीं के पास आया जाया करते थे और कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा पंजाब बुलाकी शाह का कर्जदार था। उसकी भैयों में कुछ बड़े बड़े जमींदारों के राज दफन थे, दर्ज थे। अक्सर बड़े बड़े जमींदार चांदी की काठी सजे घोड़ों पर होकर आते, वहाँ उतरते और उनके कारिंदे वहाँ से घोड़ों को तालाब की ओर ले जाते। बाद में वो सेठ बुलाकी शाह के पक्ष की ओर बढ़ जाते। बुलाकी सेठ मौसम के अनुसार उन्हें पहले ठंडा या गर्म पिलाया करता और फिर उनसे लेन देन की बात शुरू करता और उसके बाद कुछ स्टाम्प पेपर्स पर उन बड़े लोगों के दस्तखत दर्ज होते या कुछ मामलों में अंगूठे भी लगते। फिर कुछ पुराने लोगों ने बताया कि सेठ बुलाकी शाह की जो ब्याज दर थी ना, जो परसेंटेज थी, वो थी 1.8। उसकी एक विशेषता, उसकी एक खासियत ये थी कि वह बड़े घरों की अंदरूनी बातों का जिक्र किसी से भी नहीं करता था। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि कर्ज के लिए आने वालों में कुछ बुर्का पोश बड़े घरों की औरतें भी हुआ करती थी, संभ्रांत परिवारों की। लाला के कमरे में प्रवेश से पहले ही वे बुर्का उतारती और फिर लेन देन की बात चलती। ऐसा क्या होगा उस बुलाकी शाह के पास कि इस तरह से लोग आया करते थे। कहा यही जाता है कि उस क्षेत्र में सर्वाधिक रक्तपात का एक उद्देश्य उन बइयों को नष्ट करना भी था जिनमें बड़े बड़े लोगों के लेन देन के राज दफन थे, यानी करोड़ों का कारोबार होगा जिनमें बड़े बड़े लोगों के लेन देन के जो राज दफन है। एक कारण यह भी था कि हिंदू बहुल क्षेत्र होना, तो दूसरा यह भी कि बुलाकी शाह की बइयों को नष्ट कर दिया जाए। कर्जदारों में यही चर्चा थी कि अगर बइयां बच गई ना तो बुलाकी शाह की औलादें उन्हीं बइयों के आधार पर अपने दबंगों के माध्यम से, यानी कि अपने जो कारिंदे थे उनकी
उनके थ्रू, उनके माध्यम से वसूलियाँ शुरू कर देंगे। और दूसरा कारण यह था कि बइयों में बड़े बड़े ऐसे राजनीतिज्ञों के भी अंगूठों के निशान और हस्ताक्षर मौजूद थे जो मुस्लिम लीग के बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए या मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी थे। अब समझ जाइए कि कितने बड़े बड़े लोग होंगे जिन्होंने बुलाकी शाह से कर्जे लिए हुए थे। लेकिन एक दिलचस्प और दुखद पहलू अदब के क्षेत्र से भी जुड़ गया था, क्योंकि इसी गुमती बाजार में अमृता प्रीतम का ठिकाना था, उनका निवास था, उनका आवास था। अमृता किसी भी सूरत में लाहौर नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर उसने एक बार अपने आवास की पहली मंजिल से एक दहशतज़दा औरत पर वहशियाना हमले का एक भयानक मंजर देख लिया था। उसने उसी पल फैसला ले लिया था कि वह ऐसे हैवानी माहौल में किसी भी सूरत में नहीं रह पाएगी। उसने अपने एक रिश्तेदार की मदद ली और दिल्ली जाने वाली भीड़ भरी रेल पकड़ ली, और उसी रेल में उसने एक फटे पुराने कागज़ पर अपनी सर्वाधिक चर्चित नज़्म लिखी थी कि आज आँखां वारिस शाह नू कि तो कब्रां विचों बोल। मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं था कि ये नज़्म उन्होंने उस रास्ते में लिखी थी, यानी कि 1947 के उस सफ़र में लिखी थी। बुलाकी शाह व उसकी संतानों का सही पता ठिकाना मालूम नहीं हो पाया। चर्चा यह भी थी कि वह पागल हो गया था। उसके एक बेटे की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। बइयों के अनेक रक्त सने पृष्ठ, यानी कि पन्ने, पेज, सफ़े जो कि उसके खून से रंगे हुए थे, इसी गुमटी बाजार की नालियों में लोगों ने बहते हुए देखे थे। इस हवेली के बारे में एक नया तथ्य उछाला जा रहा है कि उसके अनुसार वहाँ के एक चर्चित कलाकार खलीफा इमामुद्दीन का भी इस हवेली से रिश्ता रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब खलीफा व उसके संरक्षकों के दखल से यह हवेली बुलाकी शाह को बेच दी गई थी। तब पूरी हवेली 150 रुपये में बिकी थी। मगर यह तथ्य भी नकारा नहीं जा सकता कि हवेली के भीतरी व बाहरी दीवारों पर सेठ बुलाकी शाह का नाम दर्ज था। और ये आर्टिकल परसों यानी कि 17 अप्रैल, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ 19 को, आएगा 20 शाम को। तो हमेशा की तरह डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब का आभार, शुक्रिया तहे दिल से कि उन्होंने हमें इतनी कमाल की जानकारियों से रूबरू करवाया। आप सबकी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, और उन लोगों को ये समर्पित, उन लोगों को ये डेडिकेट जो इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करेंगे और कुछ चीज़ों को खारिज करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।